हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी अड्डा 135 में स्वागत है। आपके सामने ये पेपर दिख रहा है जो कि आपकी सरकारी वेबसाइट जो है upmsp.nic.in, वहाँ से पेपर लिए हैं हम। और ये आपका मॉडल पेपर है। इस बार के बोर्ड परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। इस खंड में मैं आप लोगों को 2 नंबर वाले जितने भी प्रश्न पेपर में आए हुए हैं, 2 नंबर वाले बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। 4 प्रश्न तीसरे वाले में दिए हुए हैं और 4 प्रश्न चौथे वाले में भी दिए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2 चौके 8 और 8 16 नंबर का 2 वाला 16 नंबर का आता है आपके 2 नंबर वाले प्रश्न। तो मैं आप लोग को 2 नंबर वाले प्रश्न हल कराऊंगा। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नहीं है कि मतलब अल्टरनेट नहीं है कि छोड़ना है, सभी प्रश्न कंपलसरी है। दिया हुआ है सभी खंड कीजिए। तीसरे का दिया हुआ है कि यदि a बराबर 1 2 और b बराबर 3 4 तो a और b में संबंधों की संख्या ज्ञात करो कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। ठीक है, तो देखने से ही लग रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन आप 16 आएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन 16 आएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो 16 आएंगे। अब कैसे आएंगे हम हल करके दिखा रहे हैं आपको। कंपटीशन में आएगा तो हम डायरेक्ट ऐसे बताते हैं, लेकिन ठीक है आप यहाँ पे हल करके देखिए। a बराबर 1 2 b बराबर 3 4 तो a और b में संबंधों की संख्या ज्ञात करो। देखो कैसे होगा। हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे a बराबर जो हमें दिया है पहले लिख लेते हैं, बोर्ड में हम लोग बाकायदे हल करेंगे। देखो a इक्वल टू जो दिया हुआ है 1,2, हम उसको 1,2 एकदम अच्छे से लिखेंगे। अब b इक्वल टू दिया हुआ है 3,4 तो इसको भी हम लोग 3,4 लिखेंगे। अच्छे समझना, 100% है, समझ में आएगा। एक भी परसेंट आपको दिक्कत नहीं होगा, प्रश्न को समझने में एक भी परसेंट का आपको दिक्कत नहीं होगा। यदि आपका थोड़ा भी बेस मजबूत है तो आप समझ जाएंगे। अब यहाँ से देखो a इक्वल टू, थोड़ा सा हमें 1 मिनट बता रहे हैं आपको, पहले a को लिए ना, a इक्वल टू 1 2 तो यहाँ पर नंबर ऑफ a निकाल लें कि a में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है, तो नंबर ऑफ a कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एलिमेंट की संख्या 2 है। और b इक्वल टू 3,4 है, तो 3,4 है तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ b जो होगा वो भी हमारा 2 ही आएगा। ठीक है ना। अब देखो a व b से बनने वाले कुल बता रहे, 1 मिनट यहाँ पर लिख लेते हैं कि a व b से, पेपर में एकदम ऐसे लिखेंगे हम लोग, a व b से बनने वाले कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों ए व बी से बनने वाले कुल संबंधों की संख्या। देखो पेपर और कॉपी लेके पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि पेपर व कॉपी ले को पढ़ोगे तो 100% दिमाग में जाएगा। तो पेपर व कॉपी बोल रहे हैं, पेन कॉपी लेकर के ही पढ़ना। ए व बी से बनने वाले कुल संबंधों की संख्या लिखेंगे तो हमारा ये सूत्र होता है 2 टू द पावर n a, 2 टू द पावर n a इंटू 2 टू द पावर n b। ठीक है, यदि एक मान लो यहीं पे a b c होता, यदि हमारे पे एक और c दिया होता कोई एलिमेंट तो यहाँ पर इंटू कर देते 2 के पावर n c। ठीक है, पेपर में सपोज कर लो कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है एलिमेंट, a और b दिया हुआ है और पेपर में इस मॉडल पेपर से डिफरेंस c भी आ जाए एलिमेंट, तो हम a व b से बनने वाले कुल संबंधों की संख्या क्या करेंगे, 2 टू द पावर n a 2 टू द पावर n b इंटू 2 टू द पावर n c, ये करेंगे। अच्छे समझना। अब देखो आगे क्या हो जाएगा हमारा, बराबर लगा दो। अब 2 टू द पावर n a कितना है हमारा, 2 टू द पावर n a अर्थात 2 है, और इंटू 2 टू द पावर n b, 2 टू द पावर n b कितना है, 2 है, 2 एलिमेंट है। अब हमारा ये क्या होता है, यदि बेस बराबर है या तो इसको ऐसे लिख दो, 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ पर भी 2 दूनी 4 हो गया, और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो यही हमारा a व b से बनने वाले कुल संबंधों की संख्या, टोटल रिलेशन आएंगे 16। समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन समझ लो फिर से, क्योंकि आपके ये मॉडल पेपर में दिया हुआ है UPMSP पे, तो आ सकता है इस तरह के प्रश्न। समझ लो अच्छे से, पेपर में आ गया कि यदि a बराबर 1 2 b बराबर 3 4
तो ए और बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करो। तो ए व बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो ए बराबर क्या दिया हुआ है 1 2, तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 2। बी दिया हुआ है 3 4, तो नंबर ऑफ बी हो जाएगा 2। ठीक है, 3 4 2 ही है। अब ए व बी से बनने वाले कुल संबंधों की संख्या निकालेंगे तो 2 टू द पावर एन ए इंटू 2 टू द पावर एन बी होता है। तो एन ए 2 है, एन बी 2 है, तो 2 के घाते 2, 2 के घाते 2, मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 4 16 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि हम गुणा में क्या होता है, घा जुड़ता है तो 2 के घाते 4 हो जाता और 2 के घाते 4 का मान भी 16 आता। तो हम यहाँ से भी कर सकते थे, ये यहाँ से भी हमारा ठीक है। ठीक है, तीसरे के का अच्छे से आया होगा। चलो तीसरा का ख देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तीसरे का ख देखते हैं, तो आगे आगे तीसरे का ख, इसको हम थोड़ा सा कट कर लिए हैं वहाँ से। देखो दिया हुआ है y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, वाई इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो सिद्ध करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से हमें देख के ही लग रहा है कि हमको जो y है एक बार अवकलन करते हैं तो डी वाई बटा डी एक्स होता है, और डी टू वाई है दिया है, मतलब इसको हमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब इसका हमें समाकलन 2 बार करना होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले हम हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले हमको जो इक्वेशन दिया लिखते हैं y इक्वल टू ए साइन एक्स, तो लिखते हैं ए साइन एक्स, और प्लस बी कॉस एक्स, तो लिख लेते हैं बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब समझना अच्छे से, इसका एक बार अवकलन करो तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार अवकलन करोगे तो ए का तो ए ही रहेगा, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है, और प्लस बी भी अचर पद है तो बी ही रहेगा, लेकिन कास एक्स का अवकलन करते हैं तो हमारा क्या होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। देखो ए का ए रह गया, अचर पद है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स, बी का बी रहेगा, कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बटा डी एक्स हमारा ये मिल गया। इसको एक बार और सही तरीके से लिख लेते हैं, तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाता है हमारा ए कॉस एक्स, और ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स। समझना अच्छे से, 2 नंबर ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा आपको, और पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है, मान के चलो कि आएगा ही। अब फिर देखो ना, अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम, अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मतलब एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पे, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन कर लो तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोबारा अवकलन करेंगे हमारा तो ये हो जाएगा। अब फिर से समझो, ए का तो ए ही रहेगा, कास एक्स का अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कास एक्स, तो माइनस बी रहेगा, और साइन एक्स का अवकलन होगा तो कास एक्स। तेज नहीं बता रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, बस हल के करीब है, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स और माइनस बी कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और समझने लायक है, देखो ध्यान समझना कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले लिए तो दोनों माइनस था, कॉमन हो गया। तो एक बात यहाँ समझने लायक है, देखो ये हमारा मिला क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस वाई मिला। क्यों, क्योंकि जो हमारा ये था ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये हमारा सवाल ही था, वाई बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और यहाँ से ये वाई का वैल्यू जो है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हल करने पर मिल गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, देखो यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस वाई इधर आया तो प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, हमें प्रूफ यही करना था कि डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। आपको समझ में अवश्य आया होगा। देख लेते हैं यहाँ पे प्रूफ दैट बोला होगा, हाँ यहाँ दिया है ना कि सिद्ध कीजिए,
यहाँ पर दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 0। तो हमारा हल करके ये प्रूफ हम लोग कर लिए। अच्छे समझ में आया होगा क्या किया गया है। एक बार जो दिया हुआ था उसका हम लोग अवकलन कर लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो y का dy/dx हो जाता है, a का a है, sin x का cos x। ये आपका मॉडल पेपर है, हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। पेपर में यदि इस तरह के प्रश्न आए तो कर सके, और निश्चित रूप से आएगा ही। थोड़ा सा अंक बदल सकते हैं, साइन की जगह कुछ और हो सकता है, लेकिन ये इस तरह से डिफ्रेंसिएशन करने के लिए आएगा ही आएगा 2 बार। तो देखो a sin x का cos x का माइनस sin x हो गया, और ये प्लस का माइनस हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिए तो फिर से वही बात हो गया, कास का माइनस साइन हो गया और साइन का कास हो गया। सिंपल सी बात है, दोनों माइनस हो गया, माइनस को कॉमन ले लिए तो ये जो हमारा सवाल था y बराबर वही बन गया। तो ये माइनस वाई लिख दिए हम, और माइनस वाई किधर कर लिए तो प्लस वाई हो गया, और प्लस वाई बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अर्थात ग आ गया ना, 2 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 1 ग आ गया। तो देखते हैं हमारा ये क्या है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा कर दिए हैं, दिख रहा होगा अच्छे से। 2 नंबर का प्रश्न है, यहाँ आगे 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर का आपका प्रश्न है ये। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं तो पूरा क्लियर दिखता रहेगा। देखो दिया हुआ है कि सदिश i-2j + 3k और 3i-2j + k के बीच का कोण ज्ञात करो। देखो 2 सदिशों के बीच का कोण पता होना चाहिए। 2 सदिशों के बीच का कोण cos थीटा होता है। 2 सदिशों के बीच का कोण आपको पता होना चाहिए cos थीटा होता है, और सूत्र आपको पता होना चाहिए। एक बार हम आपको सूत्र बता दे रहे हैं, फिर हल करके बताएंगे। cos थीटा होता है, और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b और बाई वेक्टर a का मापांक और डॉट वेक्टर b का मापांक। ये आपको पता होगा, इस फार्मूला होता है। तो इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम हमें वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकाल लेते हैं। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b यदि निकालें तो पहले हम एक बार आपको जिसे बोर्ड पेपर में हल करना है उस तरह से बताते हैं, लेकिन इसी फार्मूले का यूज करेंगे, आपको समझा दिए हैं। और अब आपको हम बेसिक से बता रहे हैं कि जिस तरह बोर्ड पेपर में आप स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे वैसे। देखो हमको दिया हुआ है, पहले इसको मान लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप और यहाँ प्लस 3k कैप। ये हो गया। खूब बढ़िया समझना, धीरे धीरे बता रहे हैं आपको, स्लो मोशन बता रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाए। देखो 3i माइनस 2j प्लस k ये आपको दिया हुआ है, और यहाँ से हम निकाल लें वेक्टर a। यहाँ से हमें निकालना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालना है। तो एक बार हम लोग पेपर में क्या करेंगे कि वेक्टर a को लिखेंगे, एकदम ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक भी स्टेप आप स्किप नहीं करेंगे, स्किप नहीं करना चाहिए पेपर में। और डॉट है तो डॉट लिखो, वेक्टर बी को लिखो 3i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, और सबके ऊपर कैप लगा देना, सबको i j के सदैव कैप लगा दिया करो। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो आपस में, तो आपस में मल्टीप्लाई क्या करो, i का i के साथ कर लो, j का j के साथ, k का साथ, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। i का i के साथ करो तो ये हो जाएगा 3i स्क्वायर, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4j स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3k स्क्वायर। ठीक है ना, ये सब हमारा कैप है, i कैप, j कैप और k कैप। अब देखो i स्क्वायर, j स्क्वायर, k स्क्वायर, इन सब का वैल्यू क्या होता है 1। और i j मिल जाए, j k मिल जाए और k i मिल जाए तो इसका वैल्यू होता है 0, इसका वैल्यू होता है 0, ये सब का वैल्यू होता है 0। और i आपस में रहे, या बराबर j रहे, या बराबर k रहे, तो इसका मान क्या होता है 1। ये सूत्र होता है, पता होना चाहिए। i j k का वैल्यू 1 और i j k i का वैल्यू 0। तो देखो i स्क्वायर है, i मतलब i स्क्वायर हो गया, इसका वैल्यू हमारा 1 होता है। तो देखो i स्क्वायर मतलब 3 × 1 प्लस 4 × 1 और प्लस 3 × 1। तो कितना हो गया, 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4 और 3 × 1 = 3।
तो क्या होगा 4 3 7, 4 3 7 3 10। तो हमारा ये आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू कितना आ गया 10। अब हमें क्या निकालना है, बीच का कोण निकालने के लिए दोनों सदस्यों का मापांक निकालना है। तो हम करेंगे वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर ए का मापांक। तो ध्यान से देखना वेक्टर ए हमारा क्या ये है, तो एक का स्क्वायर मापा निकालते हैं, एक का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 9 4 13 और 1 14, √14 आ गया। अब देखो वेक्टर बी का यदि मापांक निकालेंगे हम लोग, वेक्टर बी का मापांक, तो वेक्टर बी का मापांक निकालेंगे तो देखो क्या है हमारा वेक्टर बी क्या है, पहले देखते हैं हम लोग। 5 2 और 1, नहीं वेक्टर बी क्या है 3 - 2, 3 वेक्टर बी आ रहा था 3 - 2 और 1, 3 - 2 और 1। तो ठीक है 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो 9 4 13 1 14, तो √14 हमारा ये भी मिल गया। अब देखो जब cos थीटा निकालते हैं, अब देखो फिर अतः आ जाते हैं हम लोग सूत्र पे कि cos थीटा हमारा क्या होता है कि वेक्टर ए होता है डॉट वेक्टर बी होता है और नीचे वेक्टर ए का मापांक होता है मॉड में और वेक्टर बी का भी मापांक होता है, वेक्टर बी का भी मापांक होता है। तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें क्या मिल गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो 10 मिला हुआ है, तो यहाँ पर 10 लिखते हैं। और वेक्टर ए का मापांक कितना है करड़ी में 14, तो √14 लिखते हैं। और इनटू वेक्टर बी का भी मापांक क्या है √14, तो ये 10 हो जाएगा। और 14 14 2 बार रूट में है, अर्थात एक बार हो जाएगा, क्योंकि 2 बार करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा। तो एक बार 10/14 आ गया। और इसी को यदि हल करें, थोड़ा सा और अच्छे बता देते हैं क्योंकि हमें थीटा का मान पूछा है तो थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो अब इसको हल करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 आ जाएगा। तो हमारा ये हो गया cos थीटा बराबर 5/7, cos थीटा बराबर 5/7 हो गया। और यदि थीटा निकालेंगे तो ये cos इधर आएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 5/7, cos इनवर्स 5/7। ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। मैं आप लोग का कमेंट नहीं देख रहा हूँ, बताते चल रहा हूँ, लेकिन बहुत ही स्लो मोशन पढ़ा रहा हूँ, आपको 100% समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, बढ़ते हैं घ की तरफ। चौथा क्वेश्चन घ। देखो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चारों प्रश्न आपकी मुट्ठी में होगा यदि आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो चारों प्रश्न 100% आपको अच्छे से समझ में आएंगे ही आएंगे। यदि अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करो और भी बच्चों को पहुंचा दो। मॉडल पेपर है आपका यूपीएमएसपी का, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है, तो सभी को ये पेपर तो हल आना ही चाहिए, क्योंकि इसी टाइप से प्रश्न इस बार आपके पेपर में बनेंगे। देखो प्रश्न क्या दिया हुआ है, गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ABC को हल करने के लिए दिया जाता है। गणित का एक प्रश्न है जिसको 3 विद्यार्थी A, B और C, मतलब मोहन, सोहन और गीता, इस तरह से 3 विद्यार्थी गणित के एक प्रश्न को हल करते हैं, जिनके द्वारा हल किए जाने की संभावना 1/2, 1/3, 1/4 है। तो बोलेगा तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। संभावनाएं दी हुई है तो प्रायिकता पूछा गया है, तो ध्यान से समझो, बहुत आराम से हल होगा। देखो समझना, हमको संभावनाएं मतलब हमको PA, सपोज कर लो कि PA दिया हुआ है 1/2, ठीक है। प्रश्न को हल करने की संभावना है 1/2, तो सपोज कर लो कि यदि हल न करे तो हल न करने की संभावना क्या हो जाएगी PA0। तो जब हल न करने की संभावना क्या हो जाएगी 1 - 1/2, तो 2 1 कम 2 में से 1 गया 1/2। बहुत अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखो PB दिया हुआ है, दूसरा वाला दिया है ना, B को हल करने की संभावना, B को हल करने की संभावना कितना दिया हुआ है 1/3। तो एकदम उसी प्रकार से कर लो कि B को हल न करने की संभावना क्या हो जाएगी PB0, ऊपर पाई के जो नाट हो गया, तो 1 - 1/3, अर्थात 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 में से 1 गया 2/3। समझ आ रहा है ना, ये 1 है, ये हो गया। अब इसी प्रकार से एक संभावना और है 1/4 कि C के हल करने की संभावना PC बराबर दिया है 1/4 हल करने की संभावना। और यदि हल न करने की संभावना हो, वही PC0 कर लो, तो ये हो जाएगा 1 - 1/4, तो 4 1 कम 4, 4 में से 1 गया 3/4। ये आ गया तीनों को ABC के
हल न करने की संभावनाएं। ठीक है, तो देखो अभिष्ट प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, हम लोग निकालेंगे अभिष्ट प्रायिकता। देखो समझ में आएगा अच्छे से, दोबारा हम एक्सप्लेन कर देंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता जो आएगी हमारी वो क्या हो जाएगी कि देखो PA0, PA0 अभिष्ट प्रायिकता मतलब अभिष्ट प्रायिकता हल, क्या चीज़, अभिष्ट प्रायिकता हल, क्या दिया था प्रश्न को, हल न होने के, हल न होने के, न होने के, ये भी लिख देना, न होने के। देखो न होने के निकाल लोगे तो होने का फटाक से आ जाएगा। देखो बता रहे हैं हम PA0 फिर PB0। देखो हल करने के तो और भी तरीके हैं, लेकिन हमारे समझ से सबसे बेटर और सबसे सरल तरीका यही है, PA0 PB0 PC0। ठीक है, न होने की प्रायिकता हो जाएगी तो क्या लिखेंगे हम लोग, PA0, PA0 कितना आया देखो, PA0 1/2, 1/3 और 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे PA0 1/2, PB0 कितना आया है 2/3 और PC0 आया है 3/4। ठीक है, 2 से 2 1 काट लो और 3 से 3 ये काट लो, तो आया क्या बचा हमारा 1/4। तो देखो तीनों के हल न करने होने की प्रायिकता क्या है 1/4, प्रश्न के हल न होने की प्रायिकता 1/4 है। तो अब लिख देंगे हल होने की प्रायिकता। अब यहाँ पे अतः करेंगे, अतः, अतः हल होने की प्रायिकता, अतः हल होने की प्रायिकता, हल होने की प्रायिकता। आपके पेपर बहुत हार्ड नहीं आया है, बहुत ही सिंपल आया है। जो बच्चा थोड़ा ढंग से पढ़ाई किया है तो उसको पेपर को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 - 1/4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। न होने में देखो होने और न होने का प्रायिकता मिला करके 1 होता है, और यदि न होने की प्रायिकता 1/4 है। देखो एक अच्छी तरह जान जाओ, होने और न होने दोनों मिला करके 1 होता है, और यदि न होने का दे दिया 1/4 तो होने का क्या होगा 1 में से माइनस करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4। तो ये हमारा 3/4 जो होगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा हल न होने की प्रायिकता। इसको दोबारा समझा दे रहे हैं, पेपर बहुत ही अच्छा था, चारों प्रश्न ये आपके हो गए, अच्छे समझ में आया होगा। देखो समझ लो इसको, बोला है गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ABC हल करने के लिए दिया जाता है, 3 विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा किए जाने की संभावना है, हल किए जाने की संभावना है। संभावना माने भी प्रायिकता ही होती है, अलग अलग दिया हुआ कि 1/2, 1/3, 1/4 हैं। तो पूछा है कि प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो यहाँ पे PA जो है A दिया हुआ है तो हम इसको PA मान लेते हैं, 1/2 दिया हुआ है, होने की संभावना और न होने की संभावना PA0 निकालेंगे तो 1 - 1/2, 1/2 आ जाएगा। PB दिया हुआ है 1/3 और PB0 निकालेंगे, इसका भी एकदम वैसे ही, तो 1 - 1/3, 2/3 हो गया। और PC भी दिया हुआ है, C के हल होने की संभावना है 1/4, तो न होने की 1 - 1/4, 3/4 आ गया। अब देखो तीनों के द्वारा अभिष्ट प्रायिकता हल न होने की, तो PA0 PB0 PC0 1/4 आ गया, तीनों के द्वारा हल न होने की प्रायिकता। अब तीनों के द्वारा हल होने की प्रायिकता तो 1 - 1/4, तो 3/4 आ गया। हम लोग पेपर में ऐसे ही हल करेंगे। ये आपका 2 नंबर के क्वेश्चन नंबर 3 चारों पूरा हुआ। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रश्न दिया हुआ है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) 7x - 3r एक वर्धमान फलन है। ये भी आपके सामने दिख रहा होगा कि 2 नंबर का प्रश्न है। दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) 7x - 3r एक वर्धमान फलन है। ठीक है, रिलेशन एक वर्धमान फलन है। तो देखिए हमें ये पता होना चाहिए, इसको दिखाना है वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है अर्थात हमें प्रूव करना है कि वर्धमान फलन है। तो इसको हम हल क्या करेंगे कि हम लोग ऐसे लिखेंगे कि यदि एक फलन वर्धमान है, तो यदि एक फलन वर्धमान है तो देखो कंडीशन होता है वर्धमान होने का। तो यदि फलन वर्धमान है तो उसके लिए ये होता है कि f'(x) जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। f'(x) का मतलब क्या हो गया, इसका एक बार अवकलन करना है।
ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखो, क्योंकि हमें दिया हुआ है fx इक्वल टू 7x माइनस 3, समझ में अच्छे से आ रहा होगा। fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 3 दिया हुआ है। तो अब हमको f डैश x निकालना है, तो इसका f डैश x निकालो। f डैश x का मतलब क्या होता है कि एक बार अवकलन करो। अवकलन करोगे तो कुछ 7 अचर पद है, बाहर कर लो, और d बटा डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा x, और माइनस 3 भी क्या है, अचर पद है, तो इसका भी अवकलन कर लो, d बटा डी एक्स। 3 अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। यदि इस 3 का समाकलन करते तो क्या होता, कोई लोग रिप्लाई करो। d बटा डी एक्स 3 अचर पद है, यदि इसका इंटीग्रेशन करते तो क्या होता, इंटीग्रेशन करते तो 3x आता। यदि इंटीग्रेशन होता 3 का तो 3 बाहर कर लेते, 1 ds करते, और इसका क्या हो जाता, 3x हो जाता, होता ना। लेकिन यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, ठीक है ना। देखो समझो, ये हो जाएगा 7 का 7 रहेगा, और x का अवकलन करेंगे तो आएगा 1, और माइनस अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0। अचर पद किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, तो 7 एक कम 7, ये हो गया 7। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, कि यदि बोला गया है, प्रश्न को देखते हैं एक बार पहले फिर से। क्या बोला गया है कि एक वर्धमान फलन है, ठीक, सिद्ध करना है वर्धमान फलन है। तो अब क्योंकि देखो x बिलोंग टू r, वास्तविक संख्या है ना, x बिलोंग टू r के लिए, x बिलोंग टू r के लिए बोला है, रियल नंबर के लिए, रेशनल नंबर बोलो, रेशनल नंबर के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 है, 0 से तो बड़ा ही है ना, 7 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए f डैश x ग्रेटर देन 0 है, इसलिए लिखेंगे कि fx जो है, फलन हमारा x जो है वो क्या है, एक वर्धमान फलन है, एक वर्धमान फलन है। कोई कठिन नहीं है, बता देना, दोबारा समझा दे रहे हैं, वर्धमान फलन है। देखो फलन वर्धमान जब भी पूछें तो हम ऐसे ही प्रूफ करेंगे फलन वर्धमान है कि नहीं। तो समझो अच्छे से, दिया हुआ है कि दिखाओ कि प्रदत्त फलन fx 7x माइनस 3 r एक वर्धमान फलन है। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या, तो यदि एक फलन वर्धमान है तो कंडीशन होता है, यदि फलन वर्धमान है तो कंडीशन ये होता है कि इसका एक बार अवकलन कर ले, f डैश x निकालें, तो वो क्या होता है, 0 से बड़ा आना चाहिए। वर्धमान होने की सिंपल सा कंडीशन है कि f डैश x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। तो हमने देखा कि fx इतना दिया हुआ है, इसका अवकलन कर लिए, तो अवकलन करने पे हमारा 7 आ गया, तो 0 से बड़ा है, तो इससे पता चल गया वर्धमान है। और यहाँ पे दे दिया गया है कि x बिलोंग टू r। अब सर पेपर में थोड़ा लिखेंगे हम लोग अच्छे से कि x बिलोंग टू r, हम पूछा था ना कि r में वर्धमान है, तो x बिलोंग टू r के लिए f डैश x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा आ गया, इसलिए हमारा फलन क्या हो गया, वर्धमान हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का ख। देखो चौथे का ख समझते हैं अच्छे से, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, अच्छे से दिखाई दे। चौथे का ख, देखो सदिश वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करो, जहां वेक्टर a और वेक्टर b हमें दिया हुआ है। ठीक है, वेक्टर a और वेक्टर b दिया हुआ है, तो हमको क्या दिखाना है, लंबवत मात्रक सदिश। तो लंबवत मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है, लंबवत मात्रक सदिश का मतलब हमें ये होता है, पहले समझो। तो वेक्टर a इसका दिया हुआ है लंबवत मात्रक सदिश, इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b दो सदिश है और लंबवत मात्रक सदिश निकालना है, तो दोनों का हम क्रॉस गुणा करेंगे और दोनों का माड निकाल लेंगे। माड निकालना मतलब समझ ही रहे हो कि रूट में उसका जो ABC रहेगा IJK का गुणांक, उसका स्क्वायर करके उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो मात्रक सदिश होता है, अर्थात यूनिट वेक्टर एक तरह से आ जाएगा, इकाई सदिश। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले हम शुरुआती से बताते हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b वेक्टर a माइनस b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश से दिया हुआ है इतना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं एक बार कि मान लेते हैं कि वेक्टर a मान लेते हैं कि वेक्टर a बराबर है हमारा जो दिया हुआ है वेक्टर a और प्लस वेक्टर b, ये वेक्टर a है। ठीक है, अब वेक्टर a बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो वेक्टर a कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है i प्लस j प्लस k, i प्लस j प्लस k दिया हुआ है। सभी के कैप कर देते हैं हम लोग,
आई जे के सबके कैप आई जे के, और प्लस बी का क्या है आई प्लस 2j और प्लस क्या दिया हुआ है 3k, ठीक है, आई जे के कैप होगा सब पे। अब इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, तो आई और आई कितना हो जाता है 2i और 2j और 1j ये कितना हो जाएगा प्लस 3j, और देखो 3k यहाँ पे और 1k यहाँ पे कितना हो जाएगा 4k, ठीक है। वेक्टर ए आ गया, वेक्टर ए। अब क्या कर लेते हैं वेक्टर बी, देखो वेक्टर बी हम कर लेते हैं, वेक्टर बी मान लेते हैं दूसरा वाला जो a माइनस बी है इसको, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इसको कर लेते हैं। तो वेक्टर ए माइनस बी के लिए पहले क्या करेंगे, ए को लिखो आई प्लस जे प्लस के माइनस वेक्टर बी क्या हो जाएगा आई प्लस 2j और प्लस 3k, ठीक है ना। सभी पे कैप लगा देना, सभी पे कैप जरूर से लगाना, पेपर में आई जे के कैप ही होता है। अब देखो बी कैसे आएगा हमारा, अब यदि इसको हम माइनस करें तो क्या हो जाएगा आई में से आई गया, या तो एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं आई प्लस जे प्लस के हो गया, और देखो ब्रैकेट के अंदर जब तोड़ेंगे माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस आई आ जाएगा, ये माइनस 2j हो जाएगा और माइनस 3k हो जाएगा, ठीक है ना। ये आई जे के हमारा ये हो जाएगा। अब देखो प्लस आई माइनस आई ये कट जाएगा, और 1j और 2j मतलब क्या आएगा 0i हो गया और माइनस j हो जाएगा, और 3k में से 1k गया प्लस मतलब माइनस 2k हो गया, ठीक ना। आई जे के ये आएगा हमारा। अब देखो हमें क्या करना है, बताए थे पहले ही। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए क्या करेंगे, हम लोग सारणी पढ़े हैं, डिटर्मिनेंट्स पढ़े हो, एकदम उसी प्रकार से प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो बता रहे हैं, थोड़ा सा लाइन अच्छे से खींच लेते हैं हम, इसी के बीच में हम लोग देखो सबसे ऊपर क्या लिख लेंगे हम लोग आई जे के, आई जे और के, आई जे के है ना, आई जे के सबसे ऊपर लिख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा आई जे के पहले गुणांक क्या है हमारा वेक्टर पर 2 3 4, 2 3 4 आई का, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। फिर देखो इसमें आई क्या है 0 है, तो यहाँ पे लिखो 0, और फिर यहाँ पे आई क्या है -1 तो लिखो -1, और यहाँ पे क्या है -2 तो -2, ठीक है। अब ऊपर थोड़ा सा कर लो, देखो इसको जैसे हम लोग निकालते हैं इसका मान मॉड का, तो वैसे ही निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आई को बाहर रखो, होता है ना प्लस माइनस प्लस, साड़ी पढ़े हो तो पता होगा यहाँ प्लस होता है फिर माइनस होता है और थर्ड वाला क्या होता है प्लस होता है। तो आई बाहर रखो और ये वाला बंद कर लो और ये वाला बंद कर लो, ये पूरा बंद और ये पूरा बंद, तो कितना आएगा 2 तिहाई 6 मतलब -6 आ गया, और यहाँ पे 4 एकम 4 तो +4 आएगा। माइनस करेंगे बीच में माइनस होता है लेकिन -4 तो 4 एकम 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, फिर प्लस के बाद माइनस आएगा तो -j लिखो, -j के साथ ये बंद करो ये बंद करो, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 का मतलब क्या होगा -4 और 4 जीरो हम 0 आई जे, ठीक है। प्लस माइनस प्लस प्लस k आएगा तो k को लिख लो, और k के साथ देखो ये वाला बंद और ये वाला बंद, समझा करो अच्छे से। k वाला मतलब ये वाला पूरा बंद हो जाएगा और हमारा ये वाला बंद होगा। आई वाले के साथ क्या हुआ था आई वाला लेंगे तब भी ये पूरा बंद ये पूरा बंद, जे लेंगे तब भी ये पूरा बंद, और ये वाला तो हर बार बंद होगा ही, ऊपर वाला हर बार बंद। तो k ले रहे हैं तो फिर ये ऊपर वाला पूरा बंद और k के नीचे वाला लाइन पूरी बंद, ये k बंद, तो 3 जीरो हम 0 0 हो गया, और -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा k के साथ क्या होगा 2 एकम 2 -2, एक मिनट पेन ले लेते हैं, -2 और हो जाएगा हमारा -0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 10, 6 4 10 क्या हो जाएगा 6 4 10 कहाँ होगा माइनस प्लस है ना, तो यहाँ पे -2 सॉरी -2 आई, 6 में से 4 गया, -2 आई माइनस बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा -2 आई, फिर देखो -4 और -j माइनस और माइनस यहाँ +4j हो जाएगा ना, +4j हो गया, और k वाला में देखो -2k
कैप। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले बताए थे कि जो सदिश वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया, इसका हमें क्या निकालना है, मापांक निकाला है, माड निकालना है। तो इसका जब हम माड निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, और जे वाले का स्क्वायर मतलब +4 का स्क्वायर, और प्लस के वाले का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 और 2 दूनी 4, तो 4 4 8, 16 4 20 4 24। तो ये रूट में कितना आएगा 24। देखो अभी हल नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसमें आओ करना है। मात्रक सदिश पूछा है ना, लंबवत मात्रक सदिश बोला है, तो मात्रक सदिश देखो अब आएगा। मात्रक सदिश हमारा अब ऐसे होगा कि मात्रक सदिश, दोबारा समझाएंगे, समझ में आएगा, अच्छे से देख लेना, थोड़ा सा हार्ड है। तो मात्रक सदिश क्या होगा, पहला जो आई वाला था हमारा आई, तो देखो क्या है हमारा -2i + 4j -2 के ना, तो -2i, तो क्या लिखेंगे हम लोग, -2i इसके भी बटे √24, फिर क्या है +4j था, तो +4j था तो +4j इसके भी बाय √24, और -2 के था तो -2 के इसके भी √24 आई जे के। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मात्रक सदिश, ये हमारा आंसर होगा फाइनल मात्रक सदिश। ठीक है, इसको एक बार दोबारा हम समझा दे रहे हैं आपको, अच्छे समझा दे रहे हैं, दोबारा समझना अच्छे से, थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन कठिन नहीं है, करोगे तो अच्छे समझ में आएगा। अभी थोड़ा और एक्सप्लेन करते तो और बड़ा हो जाता। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करो, जहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें दिया हुआ है। तो वेक्टर ए हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर a + b, और वेक्टर बी बराबर इसको a - b हम मान लेते हैं। तो a + b मतलब दोनों को एक बार जोड़ लेते हैं तो ये आ गया, और दोनों को एक बार घटा लेते हैं तो वेक्टर बी आ गया। जोड़ घटाओ तो कर सकते हो अच्छे से, फिर हमें ये मिल गया। फिर क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस कर लेते हैं और इसका माड निकाल लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये सदिश हमें जो मिला, जब भी क्रॉस करेंगे तो हम लोग ऐसे बोलेंगे करेंगे, और डॉट करेंगे तो आपस में गुणा करेंगे, आई का आई में, जे का जे में, के का के में। यदि क्रॉस करेंगे तो हम साड़ी रूप में आई जे के ऊपर लिख लेंगे, और उसके जो आई जे के गुणांक होंगे दोनों सदिशों के, दोनों जो वेक्टर ए वेक्टर बी था उन दोनों को आई जे के गुणांक हम नीचे लिखेंगे क्रम से। जैसे इसमें देख सकते हो कि वेक्टर ए का 2 3 4 था, तो 2 3 4 लिख लिया, और वेक्टर बी वाले का जो था 0 -1 और -2, तो 0 -1 -2 ये आ गया। उसके बाद हम जैसे सारणी एक्सपेंड करते हैं वैसे ही सारणी के तरीके से खोलेंगे कि आई प्लस होता है पहला, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो आई को ले लिए तो ये बंद हो गया हमारा और ये बंद हो गया, तो मिला का 3 दूनी 6 -6 और माइनस परस होता है तो माइनस +4, ऐसे ही आई जे के ये हो गया हमारा। फिर इसका माड निकालते हैं तो निकालने आता है ये रूट में आई के जो गुणांक है उसका स्क्वायर, जे का मल्टीपल स्क्वायर और के का मल्टीपल जो है उसका स्क्वायर कर लेते हैं तो आ गया। अब मात्रक सदिश क्या होता है, सदिश बटे सदिश का मापांक। तो सदिश जो हमारा आया है आई जे के, इसका मापांक मतलब सभी के बटे में √24 हम लगा देते हैं तो ये हमारा हो जाता है। तो देखते हैं अगला चौथे का ग देखते हैं कैसा सवाल है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी संलग्न भुजाएं दी हुई है। अच्छे समझना, अच्छा सवाल है ये, पेपर में इस टाइप के प्रश्न आते हैं, मॉडल पेपर में दिया हुआ है आपके, तो आ भी सकते हैं और आएगा ही मान के चलो, ऐसा एक सवाल आपको मिलने वाला है। देखो, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए इतना और वेक्टर बी इतना दी हुई है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो देखो लिख लो समांतर चतुर्भुज बना लो, चाहे तो लिख लेना कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। ठीक है, क्रॉस का मापांक, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस का मापांक। तो कैसे आएगा, देखो जब पहले तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अभी हम लोग निकाले हैं तो पहले वो कर लेते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एकदम वैसे ही अभी जो किए हो वही करो, आई जे के बनाओ। थोड़ा सा इसको हम लाइन को अच्छा से ले लेते हैं, देखो सबसे ऊपर क्या लेते हैं, आई ले लेते हैं, जे ले लेते हैं और के ले लेते हैं। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये बी है,
साफ साफ लिख दे रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम निकाल रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो आई जे के हम ऊपर लिख लेते हैं, फिर वेक्टर ए वाला देखो ये है, इसका जो मल्टीपल है 3 1 4, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। अच्छे समझना, दोबारा बता रहे हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा, पीछे वाला सवाल भी और ये भी। फिर इसमें क्या होगा, 1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक, 1 -1 और 1, ठीक है। और आराम से इसको हम हल करते हैं पिछली बार की तरह। कैसे होगा, आई का मल्टीपल देखो, हम लोग हल करेंगे इसको, तो आई आएगा बाहर, प्लस हो गया, फिर आई वाला बंद और ये वाला बंद, तो 1 1 कम 1 1 आएगा, और 4 1 कम 4 -4, और माइनस पहले से है तो +4, 1 धन 4 आएगा, आई कैप हो गया। फिर प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस, तो माइनस लिखो, -j लिखो, -j लिखो, फिर ऐसे ब्रैकेट बनाओ, फिर जे वाला बंद, ये वाला बंद और ये वाला बंद, ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो 3 1 कम 3 3 आएगा, और 4 1 कम 4 -4 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस और प्लस, तो प्लस के आएगा, तो के के साथ ध्यान दो, ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो क्या आएगा, 1 3 -3 और 1 1 कम 1 -1, ठीक है। के लिए ये बंद हो जाएगा और पूरा ये बंद हो जाएगा, तो ये बंद और ये बंद हो गया, तो बचा क्या, ये बचा हमारा, तो 1 1 कम 1, जैसे कि इसका था हमारा, ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, तो क्या 1 1 कम 1 1 -3, तो 4 1 कम 4, ये बंद हो गया है ना, तो ठीक है। अच्छा, -3 -1, ठीक है, उधर से लिखेंगे तभी -1 -3 आएगा, -3 -1 आएगा। अब उसके बाद देखो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 1 5 आई और -3 में से 4 गया, क्या आ जाएगा, -1 जे, लेकिन माइनस बाहर भी था तो +1 जे, और के कितना हो जाएगा, 3 1 4, तो -4 के कैप, ठीक है ना। ऐसे करेंगे, 1 1 कम 1 -1 -3, ठीक है, वैसे भी ठीक है, -1 +3 हो जाएगा, क्या, सॉरी थोड़ा सा लिखते हैं इसको हम, एक पहले तो इधर से करते हैं, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा यहाँ पे हम उल्टा मल्टीप्लाई कर दिए, थोड़ा ध्यान दे देते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ भी चेंजिंग होगा, समझना इसको, फिर से साड़ी पढ़े हो क्लियर हो जाएगा। देखो के लिखते हैं, तो सब तो मल्टीप्लाई किसको करते हैं, इसको करते हैं ना, तो 1 1 कम 1, के वाला बंद होगा तो ये पूरा बंद हो जाएगा, ऊपर वाला ये पूरा बंद हो जाएगा, नीचे वाला ये पूरा बंद हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बनेगा। तो पहले मल्टीप्लाई किसका करते हैं, इसका, 1 1 कम 1, तो 1 आएगा, तो माइनस करते हैं, लेकिन माइनस पहले से है तो +3 हो जाएगा ना, थोड़ा सा अंतर ये आ गया, थोड़ा गड़बड़ी हो रहा था। तो देखो 4 1 5 आई हो गया, और -1 जे, और माइनस प्लस है तो +1 जे हो गया, और 3 1 4 के, तो +4 के आ गया, ठीक है ना, आई जे के, ये हो गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, मार्ड निकालना है। देखो पिछले वाले से सरल ही है ये, 2 सवाल दे दिया है एक टाइप का। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकाल लो, ठीक है। मापांक निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और +1 का स्क्वायर आ जाएगा, और +4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 5 5 25, 1 1 कम 1 और 4 चौके 16, तो 25 16 और 1 16, 25 1 26, 26 और 16 कितना होगा, 26 10 36, 4 40 2 42, तो √42 आ जाएगा, √42 आ जाएगा। तो यही होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आंसर यही हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, समझे। अब यहाँ पर अतः लिखेंगे हम लोग, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल √42 होगा, ठीक है। इस तरह हम लोग पेपर में पूर्ण रूप से अच्छे से लिखेंगे। इसको भी एक बार फिर समझना हो तो समझ लो, अच्छे से जल्दी से बता दे रहे हैं। देखो दिया हुआ था कि वेक्टर ए इतना दिया था, वेक्टर बी इतना दिया था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले बता दिया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना है और उसका मापांक निकालना है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना हम पीछे भी बताए हैं, तो क्रॉस हम कर लिए यहाँ पे बकायदे, आई जे के ध्यान देकर कर लिए। साड़ी अच्छे से आता है तब भी क्रॉस करने अच्छे से आ जाएगा, तो ये अच्छे से आ जाएगा। फिर इसका मापांक निकालना तो आता है, ये रूट में करके स्क्वायर कर लेंगे तो इसका मापांक हमें आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का घ पूरा हुआ। अब चौथे के घ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चौथे का घ, शायद सेशन लंबा हो रहा है तो ये हो सकता है कि लास्ट क्वेश्चन हो जाए, बाकी जो बचा रहेगा तो वो कल हम आगे बता देंगे। आपका 2-3 सेक्शन में, 2-3 पार्ट में मैं पूरा आपका UPMSP मॉडल पेपर जो कक्षा 12 का दिया हुआ है उसको मैं पूरा 2-3 सेक्शन में बता दूंगा।
यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखो ये वाला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही अच्छा है, अपने दोस्तों में शेयर भी किया करो, जैसे पेपर एग्जाम नज़दीक है उन लोग को भी फ़ायदा हो सके। देखो बहुत आसान तरीके से, ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा ही हो जाएगा, लेकिन मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को बताऊंगा, बहुत ही आसान लगेगा। देखो परस्पर अपवर्जी है, देखो परस्पर अपवर्जी है, इसमें दो प्रकार का आते हैं। ये सवाल दो टाइप का आता है। जिस यहाँ पर दिया है परस्पर अपवर्जी है, कभी कभी दे देता है परस्पर स्वतंत्र है, अपवर्जी न दे करके यहाँ पर दे देता है कभी कभी स्वतंत्र है। तो मैं दोनों आपको समझा रहा हूँ कि पेपर में अपवर्जी आए तब कैसे करेंगे और स्वतंत्र आए तब कैसे करेंगे, दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे हम, बहुत ही सरल तरीके से, एक बार में आपको 100% क्लियर हो जाएगा। प्रायिकता कभी नहीं पढ़े हो तब भी थोड़ा बहुत 8 का बेस थोड़ा बहुत भी पता है तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो तब भी आ जाएगा, नहीं आता है तब भी। देखो अच्छे से समझना अच्छे से, कमेंट करते रहना। कोई ना समझ में आया तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर है आपका, जो कि यूपीएमएसपी सरकारी वेबसाइट पे अपलोड है, जहाँ से आपका टाइम टेबल आता है वहीं पर ये भी अपलोड है। तो निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण है, आपको अच्छी तरह आना चाहिए। जिस सवाल में कोई कन्फ्यूजन रहेगा, यदि आपको लगेगा कि हो सकता है हमें कोई कन्फ्यूजन हो गया, हम कोई गलती कर दिए हैं, तो आप सेशन खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा। कमेंट में आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा क्या गलती हमसे हुआ है, तो उसको मैं आपको दोबारा रिपीट करके अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, पी ए इक्वल टू 1/2 और PA, B। लाइव क्लास बहुत समय से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, नए ही हैं इसमें, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो PA दिया हुआ है 1/2, PA यूनियन B दिया हुआ है 3/2, तो PB, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि PB दिया हुआ है, PB बराबर P का मान ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात करना है, PB बराबर P, तो बोला है P इक्वल टू वाट, ठीक है। चलो ये हमें हल करना है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग कि क्योंकि PA बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/2, ठीक है। PA इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है कि PA, B यदि निकालें हम, PA, B, सॉरी थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट ऐसे करते हैं, दोबारा क्या लिख रहे हैं कि यदि हम क्या करें कि PA, B दोनों निकालें तो क्या होगा, 0 आएगा। B तो हमारा P है, तो दोनों में क्या आएगा, PA कुछ और है, PB कुछ और है, तो PA, B निकालेंगे, कॉमन दोनों मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे P है, तो दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, तो PA, B क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। समझना, बहुत छोटा सवाल है ये। अब देखो क्योंकि हम लोग सूत्र जानते हैं कि PA यूनियन B बराबर हमारा सूत्र होता है कि PA होता है और प्लस PB होता है और माइनस PA, B। देखो ये सूत्र बहुत आसान है, समझा दे रहे हैं, सूत्र क्लियर हो जाएगा। देखो जब यहाँ पे यूनियन पूछे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, और यदि यहाँ पे इंटरसेक्शन पूछे तो ये यूनियन जो है यहाँ पे चला आएगा, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो देखो PA यूनियन B हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/5, तो रख दो यहाँ पे 3/5, और PA का वैल्यू भी दिया हुआ है 1/2। PB को भी बोला है कि P है, और PA, B हम लोग निकाले हैं 0 है। देखो कितना आसानी से हमारा P आ गया। और यदि हम इसको P को निकालें, समझो P उधर ही है और ये 3/5 भी उधर ही है, और P का साथ छोड़ के 1/2 उधर जाता है, तो माइनस हो जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2×3 6 और 5 एकम 5, और नीचे क्या हो जाएगा 5×2 10, तो 6 में से 5 गया 1/10, 6 में से 5 गया 1/10, तो ये हमारा P का वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी में यदि बोल दे कि घटनाएं स्वतंत्र हो, ये क्या था, परस्पर घटनाएं अपवर्जी हो, और यदि घटनाएं बोल दे स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है हो जाए तो हम जो निकालेंगे, तो समझो अच्छे से इसको। एक सवाल और, या तो हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क इसी को आप करके मैसेज करिएगा, किसी को आता है यदि तो मैसेज करिएगा। अगले सेशन में हम स्वतंत्र वाला बता देंगे, अगले सेशन में स्वतंत्र वाला बता देंगे। आप लोग को थोड़ा सा हम बता रहे हैं क्या करना है कि यहाँ पे जो बोला हुआ है, समझना अच्छे से, कि यहाँ पे जो बोला है अपवर्जी है, स्वतंत्र घटनाएं होंगी, तो इसका आंसर कितना आएगा, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा कि यदि यही प्रश्न जो है परस्पर अपवर्जी न बोल के बोल देता परस्पर स्वतंत्र है, तो क्या करते हैं, तब भी हम क्या करेंगे कि PA यूनियन B से P का मान तब भी हम निकालेंगे। और हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा हिंट आपको देना चाहते हैं, यदि दिक्कत हो तो
कि P A, वहाँ पे करेंगे, और PA, जो होता है वो होता है PA इंटू PA डॉट PB। अब देखो PA का मतलब क्या हो गया, 1/2 दिया हुआ है, और PB हमारा क्या दिया हुआ है, PB तो P दिया हुआ है, PB क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। PB हमारा क्या है, P है, PB हमारा P है, तो 1/2 P आ गया यहाँ पे ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब पूरा काम वही करेंगे जो करते हैं। तो थोड़ा सा आपको हिंट मिला है, आप प्रयास करिएगा और हमें कमेंट में उत्तर जरूर बताइएगा इसका, ठीक है, नहीं तो कल हम आपको बता देंगे जैसा नहीं समझ में आएगा तो। बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।